नमस्कार मित्रों। कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति अध्याय 6 का आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। स्थापत्य कला के बारे में, शिल्प कला के बारे में इस पाठ में विस्तार से बताया गया है। अमूमन राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, गत वर्ष जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है पिछले जितने भी वर्षों में, तो स्थापत्य किलों से संबंधित आप भवन निर्माण से संबंधित आप प्रश्न देखेंगे तो आपको 90% से ज़्यादा प्रश्न इस पुस्तक के लेवल के ही मिलेंगे। तो आइए विस्तार से अध्ययन आरंभ करते हैं बिना वक्त गवाए। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, कक्षा 10वीं की पुस्तक। तो मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान रहा है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो कि सदियों से बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। स्थापत्य कला से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी जिस कालखंड के बारे में हमें स्थापत्य अवशेष मिलते हैं तो उस समय के मानव की कितनी उन्नत तकनीक थी उनके पता हमें इन निर्माणों से पता चलता है। जैसे खंडर मिलते हैं प्राचीन इतिहास के, हमें प्राग एवं आदि इतिहास की संस्कृति के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। यानी जब हम इन कालखंडों की जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उस समय के निर्माण कार्यों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडरों का अध्ययन के नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक विशेषताओं को पढ़ते हैं तो वहाँ के निर्माण कार्यों को पढ़ना बेहद ही आवश्यक होता है। वहाँ के निर्माण के बिना हम वहाँ की संस्कृति और इतिहास को नहीं जान सकते। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की वजह से भी यहाँ की स्थापत्य कला में कुछ नए आयाम है। नगर, महल, परकोटे, किले, यहाँ जलाशयों के निर्माण की उपयोगिता के साथ ही मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी इनको मजबूती से बनाया गया है। तो स्थापत्य में सर्वप्रथम हम देखेंगे नगर विन्यास, नगरों के निर्माण एवं भवन शिल्प। नगर किस तरीके से बसाए गए और किस तरीके से भवन निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौंथी खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं। यानी कालीबंगा और सौंथी से ऐसे प्रमाण मिले जिससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल में कई सदियों पूर्व, ऋग्वेद काल से भी कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं दस्ती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। यानी ऋग्वेद काल से भी प्राचीन जो नगर बसे हुए थे सरस्वती और दस्ती नदियों के तट पर, इन नगरों के नगर योजना यानी बसावट और भवन निर्माण कैसे थे, उच्च स्तरीय थे, यानी बेहद ही अच्छे थे। ईंटों से बने भवन यानी कैसे थे, ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती है कि उस समय भी निर्माण कला उन्नत थी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलूंड आदि संस्कृति का केंद्र रहे। आहड़ है, गिलूंड है, ये नगर भी संस्कृति का केंद्र रहे। मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे, खुले शौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो ये भी समर्थ अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। जो यहाँ की क्या करते हैं, समर्थ अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। और यहाँ की स्थापत्य का ज्ञान उस समय के लोगों को भरपूर था। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चदरें आदि आहड़ की संस्कृति तथा व्यवसाय की प्रधान बस्ती की ओर संकेत करती है। इन आहड़ से मिले ये अवशेष बताते हैं कि आहड़ क्या थी, एक व्यापारिक केंद्र थी। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान कई सांस्कृतिक केंद्रों ज्ञात होता है, जिनमें पुष्कर, मरुधनवे, जांगल, मत्स्य, सालो, मरुकांतार आदि ये प्रमुख क्या थे, सांस्कृतिक केंद्र थे। महाभारत काल में विराटनगर, बैराट जो वर्तमान का बैराट, जयपुर के आसपास क्षेत्र, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है। पुष्कर, अजमेर जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं, यानी बेहद ही महत्वपूर्ण नगर थे ये। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ।
इस काल की कला केवल राजकीय परिसर में नहीं पड़ती थी, वरना आमजन के मध्य भी प्रचलित थे। यानी निर्माण का कार्य शासक वर्ग के साथ साथ आम जनता में भी प्रचलित था। इस काल की कला केवल राजकीय परिसर प्राप्त नहीं था। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता के एक अच्छा उदाहरण है। यानी यहाँ से हमें अशोक मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। यहाँ के भग्नावशेष, स्तंभ, लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख है। यानी हमें क्या मिलते हैं? स्तंभ, लेख मिलते हैं और बौद्ध विहार भी मिलते हैं। कहाँ से? विराटनगर से। मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल में नगरी नाम से जाना जाता है, का भव्य नगर योजना इस बात का साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा था। कौन? मध्यमिका भी भव्य नगर था मौर्य काल में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी है। यानी यह नगर उन्नत थे। कब? गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। बावड़िया, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री से आसानी से दिखाई पड़ता है। यानी हमें उत्खननकर्ताओं की खोज से, उत्खननकर्ताओं के प्रयासों से यहाँ की संस्कृति और स्थापत्य की जानकारी प्राप्त होती है। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान के स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी कब से कब तक का? 7वीं से 13वीं सदी तक का काल स्थापत्य की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत सांस्कृतिक उद्योग के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रतीक मंदिर, जैसे ही राजपूत संस्कृति उदय हुई, राजपूतों का उदय हुआ, तब से वीरता और शौर्य के प्रतीक यानी किले बनाए और धार्मिक प्रवृत्ति को होने के कारण राजपूत शासकों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण भी करवाया। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ नगर नियोजन विशिष्ट रहा। एंड राजपूत शासकों की जहाँ जहाँ राजधानियाँ थी वहाँ नगर विशेष तौर से बसाए गए थे। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो भी स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। यानी राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल चुना जाता था जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था हो। इस दृष्टि से भीनमाल जो जालौर में है, चित्तौड़, मंडोर, जोधपुर, ओसिया, जोधपुर, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर, जयपुर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। ये नगर क्या थे? शासकों की राजधानी नगर थे। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, राठौड़ शासकों ने जोधपुर को राजधानी बनाया। जैसलमेर, भाटी शासकों ने जैसलमेर को बनाया। बीकानेर, तो बीकानेर के राठौड़ों ने बीकानेर को राजधानी बनाया। उदयपुर सिसोदिया वंश की राजधानी। बूंदी, हाड़ा सोहानों की। कोटा, ये भी बूंदी कोटा हाड़ा सोहानों की। जयपुर, कसवाओं जैसे नगरों की स्थापना की और अन्य महत्वपूर्ण परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। यानी नगरों को सभी सुविधाओं से युक्त कर दिया, चाहे सिंचाई हो, चाहे पेयजल हो, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से बड़े बड़े किले हो और धार्मिक दृष्टि से मंदिर मस्जिदों का निर्माण भी यहाँ खूब हुआ। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। बेहद इंपोर्टेंट, जयपुर के शिल्पकार कौन थे? विद्याधर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जयपुर को कितने वर्गों में बांटा गया? 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया है। सुव्यवस्थित रूप से बचे जयपुर के निर्माण में चौड़ी एवं सीधी सड़कों एवं रास्तों को व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर दो चौपड़ तथा छोटी एवं बड़ी चौपड़, जिनके बीच में फव्वारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार, शहर से निकास के लिए सूरज पोल, यानी जयपुर के ये दरवाजे हैं, सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। तो ये जयपुर के दरवाजे हैं। सवाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। यानी सवाई जय सिंह जयपुर के आरंभिक शासक, जयपुर को बचाने वाले। और नींव कब रखी गई? नवंबर 1726 को। किसके द्वारा? पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान नगर नियोजन का जयपुर की स्थापत्य को प्रभावित किया। जयपुर ने सभी पूरे राजस्थान को प्रभावित किया अपनी बसावट के आधार पर। यानी सुव्यवस्थित रूप से बचाया गया नगर है। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण भी हुआ। जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। सोहान समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। सोहान शासकों के समय अजमेर भी एक संपन्न क्षेत्र था। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है।
तो बेहद ही इंपॉर्टेंट। अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किस में की गई है? तो पृथ्वीराज विजय में की गई है। बूंदी की स्थापत्य में तथा उसके बचाने के जल की प्रशंसा का बड़ा हाथ रहा है। बूंदी को बचाने के पीछे वहाँ मौजूद जल संसाधन थे। जोधपुर और बीकानेर की बचावट में गढ़ निर्माण, जोधपुर और बीकानेर में गढ़ का निर्माण किया गया, परकोटे बनाए गए आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर की समतल भूमि पेशे के अनुसार नगर का भाग बनाने तथा हाटों के बाजारों को व्यापारिक सुविधा का अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों का अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्ले में बांटा गया है। सभी नगरों को व्यवस्थित रूप से बचाया गया है। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा है। नगरों से गांवों की बसावट थोड़ी अलग है। पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सराड़ा ये आदि। उदयपुर के आसपास के पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। रेगिस्तान गांवों को पानी की सुविधा के ध्यान में रखकर बचाया जाता है। रेगिस्तान में गांव वहीं बचाए गए थे जहां पानी की सुविधा थी, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर गांवों के आगे सर यानी सरोवर, जलाशय अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बिदासर, जैतसर, उदासर। इन गाँवों के पीछे सर नाम लगना यानी जलाशय के पास बचावट की वजह से। तो हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं और आरंभ करते हैं दुर्ग निर्माण के बारे में। बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में राजस्थान के दुर्ग, ये टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा में होता ही है। आइए देखते हैं दुर्ग निर्माण। राजस्थान में शायद ही कोई जनपद अथवा अंचल हो ऐसा हो जहाँ छोटा बड़ा दुर्ग या गड्ढी न हो, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ छोटा बड़ा दुर्ग या गड्ढे नहीं हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। चुकर नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए। याद रखें, चुकर नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए? 7 माने गए, जिनमें से दुर्ग भी एक है। चुकर नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग, जिसमें से दुर्ग भी एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। संपूर्ण देश में राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, फिर MP में, उसके बाद कहाँ है? तीसरा नंबर है राजस्थान का। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा की सुरक्षित रखने, पशु धन बचाने के लिए और संपत्ति छिपाने के लिए दुर्ग बनाए थे। राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। बेहद ही इम्पोर्टेंट। राजस्थान में दुर्ग का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण में निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिर तथा जलाशयों को प्राधान्यता दी जाने लगी। जैसे जैसे दुर्ग बनाए, दुर्ग के अंदर जलाशयों का निर्माण, फिर मंदिरों का निर्माण दुर्गों के अंदर ही। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों, राजपूतों के काल में राजस्थान में बने दुर्गों में प्रमुख हैं भाटियों का सोनारगढ़ यानी जैसलमेर का दुर्ग भाटियों द्वारा निर्मित, अजयराज चौहान का गढ़ बीटली तारागढ़ अजमेर चौहानों द्वारा निर्मित अजमेर का तारागढ़, कुंभा का कुंभमांडलगढ़ आदि ये क्या है? उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासक की स्थापना हुई। तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। तो राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य पर इसका प्रभाव पड़ा। दिल्ली पर जिसका शासन था तो उनकी कला अपने राजस्थान में भी देखने को मिली। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस कारण दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया, यानी आक्रमण से बचाव के लिए दुर्गों को बनाया जाने लगा। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो तथा और उस ऊपर से सोरच हो। ऐसी पहाड़ियाँ जो ऊपर से कैसी हो? समतल हो लेकिन ऊंची हो। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधन समुचित प्रबंध किया गया। इन दुर्गों में ही पानी और खेती की व्यवस्था होती थी। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे वो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में असलगढ़, महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तन किया। असलगढ़ का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग को भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि समय की आवश्यकता थी। दुर्ग के अंदर रहकर भी दुश्मन से लोहा लेना पड़ रहा था, तो वहाँ जलाशयों का निर्माण, खेती की जानी आरंभ की गई। जब मुगलों के साथ राजपूत शासकों को मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में परिवर्तन आ गया। जब समय बीतता गया और दिल्ली की केंद्रीय सत्ता में मुगल आ गए, तब राजपूत शासकों को मुगलों से अच्छे संबंध बनने लगे, तो दुर्गों में भी मुगल स्थापत्य दिखाई देने लगा।
अब राजपूत शासक पहाड़ी से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्ग निर्माण करने लगे, यानी अब ऊंची पहाड़ियों पर आक्रमण से बचाव के बजाय अपने निवास के लिए दुर्ग बनाने लगे। जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि के शासकों ने समतल जगहों पर दुर्ग बनाए, क्योंकि राजपूत के शासकों के लिए स्थिरता व शांति का काल था, क्योंकि किसी भी आक्रमण का उन्हें भय नहीं था। तो आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं राजस्थान के 6 दुर्गों, कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। अजमेर महल, कौन से? आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर एवं चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोम पेन्हा में हुए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। तो कब किया गया? जून 2013 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, गाजर सीकू। क्या नाम रखेंगे आप याद? गाजर सीकू। गाजर, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, र से रणथंभौर और चीकू से क्या रखो? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आम, आ से आमेर। गाजर सीकू आम। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज सूची में नहीं है? 3 ये दुर्ग दे देंगे, एक अलग नाम दे देंगे, तो आप ध्यान रखें। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों को जिन प्रमुख विशेषता उल्लेख है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। यानी प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जो विशेषता बताई गई है ये राजस्थान के दुर्गों में भरपूर देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अवैध बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाइयों, पारिक, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, किले के भीतर शिलाखाना यानी शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टाँके, राजप्रासाद यानी महल तथा सैनिकों का आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। यानी ये दुर्गों की प्रमुख विशेषताएं, दुर्गों की प्रमुख सुविधाएं यह राजस्थान के दुर्गों में मिलती है। अब दुर्गों के प्रकार सबसे महत्वपूर्ण, आइए देखते हैं दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापत्य या उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों को कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। यह भी एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है, निम्न में से कौन सा दुर्ग किस प्रकार का है? औदक दुर्ग। कैसा दुर्ग? औदक अर्थात जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, जैसे कोई गागरोन, झालावाड़ का। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, औदक दुर्ग है। गिरी, गिरी यानी पर्वत दुर्ग। किसी ऊंची पर्वत पर स्थित राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, जो पहाड़ी पर बने हुए, ऊंचे पहाड़ पर बने हुए, वे गिरी दुर्ग कहलाते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग दानवे दुर्ग कहलाता है। जो मरुस्थल में बना है उसे दानवे कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर का सोनारगढ़। सघन भीड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि चिवाना जंगलों में बना हुआ। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। वर्तमान में आप देखोगे तो ऐसे दुर्गों के पास सघन वन वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बस्तियाँ बस गई है, शहर बस गए हैं। लेकिन सिवाना किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग, वे दुर्ग जिनके मार्ग खाई, कांटों या पत्थरों से दुर्गम हो। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग कौन से दुर्ग? जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, कांटे हो और दुर्गम पथरीला रास्ता हो, जैसे चित्तौड़गढ़ व जालोर, ये एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं, जैसे भरतपुर और बीकानेर का जूनागढ़, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके चारों ओर क्या है? गहरी खाई है और उन खाई में पानी भर दिया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें या परकोटे हो, परिध दुर्ग कहलाते हैं। जिनकी चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, परिध, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर भी परिध दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों में आ सकता है। सैन्य दुर्ग, जिसमें युद्ध व्यू की रचना करने में चतुर सैनिक रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग कहते हैं। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। 8 प्रकार के बाद एक और प्रकार देखेंगे। 9वां प्रकार है सहाय दुर्ग, में शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते थे, वो कहते हैं सहाय दुर्ग। कुछ ऐसे दुर्ग भी है जिनमें 2 या 2 से अधिक दुर्ग प्रकार के शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि वो चारों और पथरीला रास्ता है, जंगल में बना हुआ है और ऊंचाई पर भी बना हुआ। दुर्ग सभी प्रकार के सैन्य दुर्गों में श्रेष्ठ माना जाता है। सभी प्रकार के दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना जाता है? सैन्य दुर्ग को। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों में सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, सबसे महत्वपूर्ण अपना पार्ट यहीं से आरंभ हो रहा है, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ समझेंगे नहीं, जैसा पुस्तक में है वैसा ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से यूट्यूब सवाल बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान की गौरव गाथाओं का, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला चित्तौड़ के बारे में पढ़ेंगे,
गिरी दुर्गों में राजस्थान गौरव चित्तौड़ किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है एंड पर्वतीय दुर्ग है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा है। तो इस पर ज़्यादा आक्रमण होने का कारण यह दिल्ली से गुजरात और मालवा के रास्ते पर पड़ता था और राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़। यह है चित्तौड़गढ़। देखो किस तरीके से प्रकृति की गोद में बना हुआ है चित्तौड़गढ़। प्राचीन जलाशय, बड़े बड़े जलाशय, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ आपको नजर आएंगे इनके चित्रों में। यह है चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के इतिहासकार इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने इस किले को बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। तो याद रखें इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य राजा चित्रांगद ने, और इसका नाम क्या था, चित्रकोट। उसी का प्रयुक्त नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुइल राजवंश की इस संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद किसका नाम रखा था, तो चित्तौड़ का। ये दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आज के एग्जाम में पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग सवाल। चित्तौड़ कौन से दुर्ग में पठार पर है, तो मेसा पठार पर। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए एक प्रश्न है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इन सभी गढ़ों से बेहतर गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इन सभी किलों का सिरमौर कहलाता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के किले में ऐतिहासिक 3 प्रसिद्ध साके हुए, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। साके, जब युद्ध में पुरुष जोहर करते थे और महिलाएं, पुरुष केसरिया करते थे और महिलाएं जोहर करती है, तो साका कहलाता है। पहला सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। प्रथम साका चित्तौड़ का 1303 में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। दूसरा 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय हुआ, बहादुर शाह का आक्रमण। तीसरा 1567 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। रानी पद्मिनी की जोर, वीर जयमल राठौड़, फतेह और सिसोदिया के पराक्रम, जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया के पराक्रम बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास अपना कोई शानी नहीं रखता। ये चित्तौड़ का संक्षिप्त परिचय है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर यानी दीवारें, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अवैध प्रवेशद्वार। कितने प्रवेशद्वार है चित्तौड़ के? 4। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिला मार्ग आदि इन सब विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग के रूप दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, जिसको बनवीर ने बनवाया था, यह तुलजा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ में। नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार संवरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभाश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी की महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगद मौर्य का तालाब एवं जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। ये स्थापित ये किसके अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो विशेष रूप से याद रखिए। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण दुर्ग है कुंभलगढ़, राजसमंद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़। महाराणा कुंभादारा दुर्ग स्थापत्य की प्राचीन भारतीय आदर्शों को अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। तो कुंभलगढ़ की श्रेणी का है, गिरी दुर्ग श्रेणी का, और निर्माण किसने करवाया, कुंभा के द्वारा निर्मित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो संकटकालीन आश्रय स्थल मेवाड़ की कौन सी है, कुंभलगढ़, और मारवाड़ की कौन सी है, सिवाना। इस दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कुंभलगढ़ का शिल्पकार कौन था, तो मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर दर्ज है। कुंभलगढ़ की दीवार कितने किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इस दीवार के ऊपर एक साथ कितने घुड़सवार चल सकते हैं, 8 घुड़सवार चल सकते हैं। 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचार से एस्ट्रक्शन वास्तु से की है। कर्नल टॉड ने किससे की है, एट्रक्शन वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर झालीबाव बावड़ी, ये विशेष तौर से याद रखें, झालीबाव बावड़ी कुंभलगढ़ में। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का महलिया, मामादेव तालाब, याद रखें मामादेव तालाब कुंभलगढ़ में। उड़ना राजकुमार एंड पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज राठौड़, उनकी छतरी। आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़ महल है कुंभलगढ़ के अंदर ही। इस किले को ऊंचाई की बहुत
बारे में अबुल फजल ने लिखा है। एंड कोमलगढ़ के बारे में अबुल फजल क्या लिखते हैं, इतनी बुलंदी पर है कि बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कोटेशन एग्जाम में पूछा जाता है। किस किले के बारे में कहा गया है, तो कोमलगढ़ के बारे में किसने कहा, अबुल फजल ने। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, कोमलगढ़ के बाद रणथंभौर के बारे में अध्ययन करते हैं। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के स्वान शासकों द्वारा करवाया गया था। तो किसने करवाया, स्वान शासकों ने। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के शाह से मुख्य गवाह है। सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुए। यानी हमीर के हट के बारे में आपने देखा। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया। रानी पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ के बारे में भी आपने जाना। इस दुर्ग की स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता विद्यमान है। ये जंगलों के अंदर बना हुआ, रणथंभौर के और पर्वत के ऊपर बना हुआ, रण और थंब पहाड़ियों के मध्य ये दुर्ग स्थित है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था प्रारंभिक होकर अबुल फजल ने लिखा। ये प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल रणथंभौर के बारे में क्या लिखते हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। कैसा है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये याद रखे। अबुल फजल ने पगड़ी वाला बात किसके संबंध में कही थी कि सिर की पगड़ी गिर जाए, कोमलगढ़ के बारे में। और बख्तरबंद किसे कहा था, रणथंभौर के बारे में कहा। दुर्ग के परिसर में हमीर महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, चुपारी महल, 32 खंभों की छतरी विशेष तौर से याद रखें, जोगी महल। रणथंभौर के आसपास पीर चदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। रणथंभौर के बाद आइए चलते हैं छिवाणा दुर्ग बाड़मेर। बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों पर स्थित छिवाणा का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। यानी छिवाणा से बालोतरा मेवानगर के बीच ये 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ, जैसे 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है, उनमें बना हुआ ये दुर्ग छिवाणा दुर्ग, इसे अणकलो शिवाणु भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, अणकलो शिवाणु। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानर देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग छिवाणा के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का क्या हो गया, बेकार हो गया, और खिलजी ने इसे कमालुद्दीन गुरु को सौंप दिया। छिवाणा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ एवं जोधपुर के राजाओं की शरण स्थित रहा। राम मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने छिवाणा दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने छिवाणा के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये है छिवाणा दुर्ग बाड़मेर। उसके बाद चलते हैं तारागढ़ का किला बूंदी, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये भी। तारागढ़ किला बूंदी गिरी दुर्ग की बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये नामकरण के पीछे की कथा। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। निर्माण किसने करवाया, बरसिंह ने। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जिसका शासनकाल 1364 से 1382 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। यानी महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए। क्षेत्र सिंह के पुत्र वे राणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी के नकली दुर्ग बनवाकर ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा पूरी की। यानी राणा लाखा जब प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बूंदी विजय करूंगा तभी वापस महलों में लौटूंगा, लेकिन वो बूंदी को विजय नहीं कर पाए, तो उसने नकली तारागढ़, मिट्टी का तारागढ़ बनवाया और उस पर आक्रमण करने जाते हैं। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कौन आ जाते हैं, कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। राणा लाखा से बचाने के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राण दे दिए मिट्टी के तारागढ़ को बचाने के लिए। तारागढ़ बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। यानी भित्ति चित्रण इनके अंदर बहुत ही शानदार है। विशेषकर महाराणा उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली की सुंदर उदाहरणों प्रस्तुत करती है। जो चित्रशाला का है बूंदी के किले में 84 खंभों की छतरी विशेष तौर से याद रखे, शिकार बुरुज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। तो गर्भ गुंजन तोप का है बूंदी के किले में। बूंदी के किले के बाद है नाहरगढ़ का किला जयपुर। जयपुर
में अरावली की पहाड़ियों में स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से बचाव के लिए करवाया था। याद रखें, मराठा आक्रमण से बचाव के लिए सवाई जय सिंह ने कौन से किला का निर्माण करवाया था? तो नाहरगढ़ का। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जूंजार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा का नेत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उसका स्थान अंबागढ़ के निकट एक सौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया, जहाँ वे भी अब लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? नाहर सिंह भौमिया। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। याद रखें, सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण कहाँ करवाया? नाहरगढ़ में। अब तारागढ़ अजमेर के बारे में जानेंगे। तारागढ़ का किला अजमेर। तारागढ़ अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब अखंडित दशा में है। इसे गढ़बीठली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। गढ़बीठली के नाम से कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाला किला जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। संभव उसी के पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बीठली पड़ा हो, ऐसा अनुमान है। कन्नड़ टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण सोहान शासक अजयपाल ने करवाया। किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज है, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि प्रमुख है। इन तारागढ़ की बुर्जों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। घूंघट, घुगड़ी, फूटी, बांद्रा, ये क्या है? तो तारागढ़ की बुर्ज है। तारागढ़ दुर्ग सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यानी राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तारागढ़ के बाद है मेहरानगढ़ जोधपुर। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग का स्थापना की गई। तो किसने स्थापना की? राव जोधा ने 1459 में। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर के उत्तरी पहाड़ी सीढ़िया टोक पर बना हुआ है। जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी सीढ़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। कौन सा? मेहरानगढ़। इसे गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज और गंड चितामणि भी कहा जाता है। दूसरे नाम मयूर ध्वज, गंड चितामणि। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण समिति किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बणियो मेहरान कहलाया। गढ़ बणियो मेहरान, विशाल काफ़ी बड़ा होने के कारण इसे मेहरानगढ़ कहा गया। यह है जोधपुर का मेहरानगढ़, बेहद ही विशाल दुर्ग। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं जोधपुर मेहरानगढ़ के बारे में। दुर्ग के भीतर मोती महल, ये याद रखें, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, चिंगार महल दर्शनीय है। ये कौन से किले में है? तो ये मेहरानगढ़ में है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीन तोपें, एग्जाम में पूछा भी गया है मेहरानगढ़ की तोपों के बारे में। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धूड़ घाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक, ये क्या है? प्राचीन और विश्लेषक लायक बड़ी विशाल तोपें मेहरानगढ़ की। दुर्ग परिसर में सामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ तख्त विलास, सोखिला महल, बिस्ला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की क्या करती है? शोभा बढ़ाती है। बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए मेहरानगढ़ के बाद शूरवीरता और स्वाभिमान का प्रतीक चूरू का किला। तो आइए देखते हैं चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। 1857 के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू के दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की क्या कर दी? बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया, तो इस पर शेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर आकर गिरे, तब शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग में से घेरा क्या किया? उठा लिया।